हिंदी लोकभारती कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी। लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1978। परिचय जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष थे। अपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रमुख कृतियाँ कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया गया है। प्रस्तुत जो पाठ है वह एकांकिका है और एकांकिके जो पात्र परिचय है और वही पात्र परिचय में सबसे पहले जो पहला यह पात्र है उमा, एक सुशिक्षित युवती। दूसरा है रामस्वरूप, उमा के पिता। तीसरा है प्रेमा, उमा की माँ। शंकर एक युवक है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। और रतन है रामस्वरूप का नौकर। यह पात्र परिचय हमने देखा है। तो एकांकिका पात्र परिचय रंगमंच पर जो पात्र परिचय शुरू होता है उसी समय पर एकांकिका पात्र शुरू हो जाता है। उसमें एक कमरा है और कमरे के अंदर दरवाजे में आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा तख्त मतलब लकड़ी का बनाया हुई जो चौकी उसे कहा जाता है, उसे तख्त कहा जाता है। दूसरा शिरा नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन कहता है, बिछा दे साहब। रामस्वरूप, जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो देर से पहुँचा था क्या। बिछा दो साहब। और पसीना किस लिए बहाया है। रतन तख्त बिछाता है और ही करते हुए हंसता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में हारमोनियम उठा ला और सितार भी। बीबी जी, जल्दी रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुँह फैलाए पड़ी है। मुँह फैलाना मतलब नाराज होना। रामस्वरूप ने कहा, क्या हुआ। प्रेमा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि ठीक ठाक से करके नीचे लाना। रामस्वरूप ने कहा, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करी नहीं, मतलब ढंग से आए। ये लोग जरा ऐसे है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा ने कहा, और लड़का। रामस्वरूप ने, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, मतलब बाप से बेटा होशियार है, या ऐसा कहना है। यह बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। रतन, बाबूजी धीमी आवाज़ से, धीमी मतलब यह आवाज़ कम करते हुए उन्होंने कहा है। क्या कहा है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांकते देखते ही है, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से हे करते हुए। आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते।
हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं है? गोपाल प्रसाद ने खंखार कर कहा। खंखार कर मतलब गला साफ करते हुए कहा। तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप ने कहा। हाँ हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखादी करके, के मुखादी मतलब के सामने होकर और कहिए, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर ने कहा। जी, कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में। वीकेंड मतलब सप्ताह में चला आया था, रामस्वरूप ने कहा। तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, शंकर ने कहा। जी, यही कोई साल 2 साल, रामस्वरूप ने कहा। साल 2 साल, शंकर ने हे करते हुए हे जी, 1 साल का मार्जिन मतलब अंतर रखता हूँ। गोपाल प्रसाद ने अपनी आवाज़ और तरीके से बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। 1 साल में पढ़ाई पूरी और 1 साल में बिजनेस। रामस्वरूप चौंकना मतलब आश्चर्यचकित होना। बिजनेस समझकर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, गोपाल प्रसाद ने कहा। यह आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ मतलब शिष्टाचार। रामस्वरूप ने हे कहते हुए, तकल्लुफ़ किस बात का? वह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए या विराजमान हुए हैं। ये ऐसे उन्होंने कहा, ये विराजता है मतलब आप तो आए हुए हैं। गोपाल प्रसाद ने कहा अपने लड़के से। क्यों, क्या हुआ? शंकर ने कहा, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर बैकबोन है, मतलब यह बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, यह टूटी हुई है। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज मतलब टेबल पर रखते थे। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप ने कहा, चाय प्याले में डालते हुए। हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद ने कहा। नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी, या मतलब चीनी भी ज़्यादा डालिए। चीनी मतलब शक्कर भी ज़्यादा या ज़रा डालिएगा, शंकर ने कहा। खंखार कर गला साफ करते उन्होंने कहा, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद ने कहा। चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है मतलब कमाई करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, यह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह टैक्स है। जनाब मतलब साहब की देने वाले चू भी न करेंगे। चू भी न करना मतलब आवाज़ भी न करना, देने वाले आवाज़ भी नहीं करते, जैसे के वैसे टैक्स भर देते। रामस्वरूप ने कहा जोर से हंसते हुए, वाह, खूब सोचा आपने। वाकई मतलब बिल्कुल, आजकल खूबसूरती सवाल भी बेढब हो गए। हम लोगों के सामने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, तश्तरी मतलब थाली, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप ने कहा। शंकर की तरफ मुखातिब होकर, के सामने, मुखातिब मतलब के सामने होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर बाबू ने कहा। किस मामले में? रामस्वरूप ने कहा। यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद ने बीच में कहा। यह बात दूसरी है,
बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। निहायत मतलब अत्यधिक ज़रूरी है। और जायचा मतलब जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप ने कहा, जी, जायचे का मिलना मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। बस खुद ब खुद मतलब आपने आप मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते। गोपाल प्रसाद ने कहा, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप हंसते हे कहते उन्होंने कहा, मेज को एक तरफ सरका दिया, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करा, जरा जोर से कहा, अरे पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठा जाता है। नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा और बाप बेटे चौंक उठना, आश्चर्यचकित होना, क्योंकि यह जो उमा है, उमा के नाक पर वह चश्मा, ये सुनहरे रंग का चश्मा पहना हुआ है। यही इस दृश्य देखने के कारण उमा का दृश्य देखने के कारण बाप बेटे आश्चर्यचकित हो गए। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा। रामस्वरूप ने जरा सबका करना मतलब समझा देना। जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं कुछ? रामस्वरूप ने कहा, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप ने कहा, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। बाजे बजे ना, जो गाना गाते समय जो बाजा रखते, वही बाजे की जगह पर बैठा दिया। बैठने के लिए रामस्वरूप ने पिताजी ने उमा को कहा, गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर तो छवि है, छवि मतलब तेज है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप ने कहा, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ। तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन गा रही है। मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती है। शंकर की झेपना मतलब शर्माना, और आँखों से मिल जाती है। वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप ने कहा, क्यों, क्या हुआ? गाने का पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद ने कहा, नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद ने कहा, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद ने कहा उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप बैठती है। रामस्वरूप ने कहा, हाँ, वह तो आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद ने कहा, हाँ, हो तो यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप ने कहा, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, इसी वो बनाती है सभी कपड़े, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते थे? उमा चुप होती है। रामस्वरूप के इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और
रामस्वरूप पकाते हैं, समझाते हैं। रामस्वरूप ने कहा, जवाब दो उमा गोपाल से। हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद ने कहा, जरा रूखे आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप ने कहा, उमा देखो आप क्या कह रहे हो, जवाब दो ना। उमा ने कहा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दो बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना चले जाओ। ऐसे उसी वक्त पर ये उमा ने उसी समय पर यह कुर्सी और मेज का उदाहरण दे दिया है। यह कुर्सी मेज बेचने वाले यह दुकानदार का उदाहरण दे दिया है और खरीदार का उदाहरण दे दिया है। पसंद आ गए तो ले लेगा, नहीं तो चला जाएगा, वही उन्होंने कहा है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते। उमा ऐसे यह विस्मय बोधक शब्द मुँह में से निकले गए। उमा ने कहा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में मतलब यह गुस्से में आकर कहा है, बाबू रामस्वरूप अपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा ने कहा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जत नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हो। शंकर ने कहा, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद ने कहा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा ने कहा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। झाँकते हुए कायरता मतलब डरपोक, यह डरपोक की है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछे कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप ने कहा, उमा। गोपाल प्रसाद ने कहा खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, अपने मेरे साथ दगा दे दिया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर यह गोपाल प्रसाद ये चले जाते बढ़ते ही है। उमा ने कहा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, रीढ़ की पीठ का हिस्सा यह है या नहीं, यानी बैकबोन है, यह रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, बैकबोन है, ऐसे उन्होंने कहा है। और ऐसे पता लगाने के लिए उमा ने उसी समय पर अपने शंकर के बारे में यह बाबू गोपाल प्रसाद से कहा था। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी आ गई, उदास हो गए। बेबसी आने के बाद भी गुस्सा भी है, और उनके लड़के रुलासा मतलब यह रोने जैसी अवस्था, दोनों बाहर चले जाते। उमा सहसा यह चुप हो जाती है। उसी प्रकार यह जो कहानी है, यह रीढ़ की हड्डी, यह जो कहानी है, वही कहानी के द्वारा यह नारी का सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, यह नारी सम्मान के बारे में वह जानकारी इस पाठ में से यह लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने दी गई है। तो कठिन शब्द संसार, तख्त, लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी, तश्तरी, छोटी थाली, खुंकार, खांसना, गला साफ करना, तकल्लुफ़, शिष्टाचार। तो इस प्रकार यह रीढ़ की हड्डी नामक पाठ यहाँ पे ख़त्म हुआ है। धन्यवाद।